साथियों, यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के दिसंबर 2021 के मंथली मैगजीन को देख रहे हैं और इसमें से हम लोग जो इसका सेकंड पोर्शन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, उसमें संक्षिप्त सुर्खियां जो हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण समिति ने भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने इन 3 देशों ने शिकायत की थी कि भारत द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियत की गई सीमा से अधिक है। इसके बाद समिति ने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भारत कृषि पर समझौते अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसे शॉर्ट में एओए कहते हैं, के तहत अपने दायित्वों को पूरा पालन नहीं कर रहा है। यह ध्यातव्य है कि विश्व व्यापार संगठन के एओए अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी और बाजार पहुंच के मामले में घरेलू समर्थन एवं सरकारी संरक्षण को कम करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं। गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन, उचित और लाभकारी मूल्य अर्थात फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी, राज्य परामर्शी मूल्य, स्टेट एडवाइस प्राइस एसएपी, राज्य स्तरीय प्रोत्साहन आदि जैसे उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जो घरेलू समर्थन है इन विधियों से प्रदान किया जाता है। जो आपका एफआरपी है, इसके माध्यम से एफआरपी अर्थात उचित और लाभकारी मूल्य के माध्यम से गन्ना उत्पादकों को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है तथा राज्य परामर्शी मूल्य के तहत राज्य सरकारें गन्ना उत्पादकों को विशिष्ट व अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान करती हैं। गन्ना उत्पादकों के लिए भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन एवं परिवहन योजना शामिल है। भारत ने डब्ल्यूटीओ के समक्ष यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि समर्थन बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसानों को दिया गया था एवं यह डब्ल्यूटीओ में उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप था। यहाँ हम बात कर लेते हैं एओए अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या जिसे कहते हैं कृषि पर समझौते के बारे में। तो इसके अनुसार घरेलू समर्थन न्यूनतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये न्यूनतम स्तर क्या होता है? न्यूनतम स्तर विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य के 5% तक और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 10% तक है। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स के तहत डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के लिए कई कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को प्रतिबंधित किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिएगा। देखिए, यह दर्जा प्रदान करने से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है और संयुक्त राष्ट्र के मध्य एक सुस्पष्ट परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक ऊर्जा की समृद्धि एवं विकास को लाभ प्राप्त होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, में स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विकल्प भी प्रदान करेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में यदि बात करें तो पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा वर्ष 1946 में स्विस सरकार को प्रदान किया गया था, स्विट्जरलैंड की सरकार को प्रदान किया गया था। इसके पश्चात यूएनजीए अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। इसके अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं गैर सदस्य राज्य जैसे कि होलीशी, अंतर सरकारी और अन्य संगठन। उदाहरण के लिए संकल्प 76/123 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा विशिष्ट एजेंसियों जैसे कि कृषि एवं खाद्य संगठन इत्यादि, ये भी इन्हें भी क्या दिया गया है? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। देखिए, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो यह एक अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ है? भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 का जो COP21 था, इसमें लॉन्च किया गया था। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 101 हस्ताक्षरकर्ता हैं। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें 80 हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है अर्थात इसे रेटिफाई कर दिया है। अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रासंगिकता के बारे में। तो पहला, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के संदर्भ में, जैसे सोलर कंपास। यह क्या है? यह सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में समझ और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए। दूसरा,
इसका उदाहरण है एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। यह परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए है। वहीं दूसरी बात क्या है, यह समानता अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, यह समानता के भारतीय लोकाचार पर आधारित हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए अल्प विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों हेतु COP26 पर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल्स एंड प्लेनेट का शुभारंभ। अब आगे बात करते हैं हिंद महासागर वार्ता, इंडियन ओशियन डायलॉग IOD के बारे में। तो हिंद महासागर वार्ता के 8वें संस्करण की मेजबानी करते हुए भारत ने इस क्षेत्र के महत्व और इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने। यह जो हिंद महासागर वार्ता है, यह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ट्रैक 1.5 फोरम है, जहां अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी और गैर आधिकारिक अभिकर्ता एक साथ कार्य करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र अर्थात इंडियन ओशन रीजन IOR का महत्व क्या है? तो विश्व के आधे कंटेनर जलयान और विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इसी महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं। यहाँ विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं होर्मुज, मलक्का और बाब अल मंदेब जल संधियां। इसे आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा। ये चोक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 1/3, वैश्विक भूभाग का 25% तथा वैश्विक तेल और गैस भंडार का लगभग 40% शामिल है। अब बात करते हैं इस इंडियन ओशियन रीजन IOR से संबंधित भारत की पहलों के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में। अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों जैसे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आदि के लिए प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में। विजन सागर, यह क्या है? क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में है। इसका उद्देश्य भारत के भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना एवं बढ़ावा देना है। देखिए, समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी आपदा जोखिम में कमी आदि पर ध्यान देने के लिए हिंद महासागर पहल इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPO। इसके अतिरिक्त अन्य पहलों में क्या शामिल है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, समुद्री सहयोग में वृद्धि, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इत्यादि। अब बात करते हैं विदेश मंत्रियों के मध्य तीसरा, देखिए ध्यान रखिएगा, तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया। थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन दिल्ली। इस संवाद का आयोजन भारत और 5 मध्य एशियाई देशों, कौन से? 5 मध्य एशियाई देशों, कौन कौन से? कजाकिस्तान, यहां मैप में भी आप देखते रहिए। देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान नीचे देखेंगे, तजाकिस्तान है, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, और ये आपका उज्बेकिस्तान है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो व्हाइट दिख रहा है ये अरल सी है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। तो इनके मध्य, इन 5 मतलब भारत और इन 5 मध्य एशियाई देशों के मध्य में इसका आयोजन किया गया। संयुक्त वक्तव्य के जो प्रमुख बिंदु रहे उनकी बात करें तो अफगानिस्तान का मुद्दा, तो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 2021 का जो ये रेजोल्यूशन है को यथावत रखने पर सहमति प्रकट की गई है। इस रेजोल्यूशन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना निर्माण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने 4C दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके तहत वाणिज्यिक, पहला C वाणिज्यिक अर्थात कॉमर्स, दूसरा क्षमता वृद्धि कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, तीसरा कनेक्टिविटी तथा आपसी संपर्क पर मतलब कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने पर चर्चा हुई है। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के शीघ्र अंगीकरण का आह्वान किया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूर्ण उपयोग पर निर्णय लिया गया है। ये जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, ये इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के भी सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्होंने दिल्ली संवाद में, अर्थात ये जो 5 मध्य एशियाई देश हैं, इन्होंने दिल्ली संवाद में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था। भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र का महत्व क्या है? तो पहला भू रणनीतिक महत्व, अर्थात एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप एवं एशिया के बीच सेतु के रूप में यह कार्य करता है। क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिनका अभी दोहन किया जाना शेष है।
साथ ही मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां भी हैं, जैसे चीन पाकिस्तान का गठजोड़, प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव है, भारत का कम द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि। इनके साथ हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो काफी कम है। आगे बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका मत्स्य विवाद के बारे में। तो हाल ही में श्रीलंकाई अधिकारियों ने 68 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया तथा उनके 10 नौकाओं को भी जब्त कर लिया। उनके अनुसार ये मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहा करने और उनके नौकाओं को छोड़ने का मुद्दा उठाया है। देखिए, भारत श्रीलंका मत्स्य विवाद के लिए उत्तरदायी कारणों की यदि बात करें तो परिभाषित समुद्री सीमा का अभाव है। हालांकि भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1974-76 के मध्य 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु दोनों देशों के मध्य कोई सुपरिभाषित समुद्री सीमा नहीं है। दोनों देशों के मध्य हुए वर्ष 1974 के समझौते के बाद भारत ने संसाधन संपन्न कच्चा तीबू द्वीप, ये जो आपको दिख रहा है, को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिल मछुआरों को इस द्वीप पर सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। दूसरा, कठोर निगरानी। वर्ष 2009 के बाद से श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए अपनी उत्तरी सीमा समुद्री सीमा की निगरानी कठोर कर दी है। वहीं यह तमिलनाडु तट के समीप समुद्री संसाधनों की कमी क्यों हो रही? निरंतर बॉटम ट्रॉलिंग के कारण का ही यह परिणाम है कि भारतीय मछुआरे अपेक्षाकृत संसाधन समृद्ध श्रीलंकाई जल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। श्रीलंका ने वर्ष 2017 में अपने जल क्षेत्र में बॉटम ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में मिस्र ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण किया। ध्यान रखिएगा, सबसे नया सदस्य कौन सा है? मिस्र है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र जो है चौथा नया सदस्य देश बना। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद चौथा मिस्र बना। इससे इस बैंक की वैश्विक पहुंच और विस्तारित हो गई है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स राष्ट्रों की थी। मतलब अभी तक इसमें ब्रिक्स राष्ट्रीय सदस्य के रूप में थे, अब इसमें 4 और जुड़ गए हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना है। इससे वैश्विक समृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को पूरक बनाया जा सकेगा। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति नामक बचाव अभियान चलाया गया है, जैसे कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।